हेलो एवरीवन, आज हम बायोलॉजी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 12th का ये चैप्टर है और नीट के लिए भी जितना इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा वो सफिशिएंट होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, और जितना भी पढ़ाया जाएगा आपको वो सब एनसीईआरटी बेस्ड होगा टोटली। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने लिखा भी है बायोलॉजी फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, और जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताना होगा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम बीच बीच में बताते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से स्लाइड तैयार की गई है इस चैप्टर के लिए। आप अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते रहिए। ठीक है ना, यहाँ से मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करता रहूँगा और आप अपनी कॉपी में इनको लिखते रहना सभी पॉइंट्स को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है कि ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है और ह्यूमंस होते हैं विविपेरस। सेक्सुअली का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि इसमें मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं और वो फ्यूज करते हैं। ठीक है ना, और जाइगोट बना लेते हैं। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट यहाँ पर होता है। तो आप इसके ब्रैकेट में लिख भी सकते हो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। ठीक है ना, मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है, तो उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और विविपेरस हम किसको बोलते हैं? तो विविपेरस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, या आप कह सकते हो एक बच्चे को जन्म देने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम बोलते हैं विविपेरस। और जो अंडे देने वाले होते हैं, एग ले करते हैं जो, उनको हम क्या बोलते हैं? ओविपेरस। ठीक है ना, इसका अपोजिट टर्म होती है एक ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब होता है एग ले करने वाले। ठीक है ना, एग ले करते हैं जो अंडे देने वाले, ओविपेरस। और जो ऑफस्प्रिंग को, है ना, यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलते हैं विविपेरस। प्रोड्यूस यंग वंस। ठीक है, जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं वो विविपेरस कहलाते हैं। और ह्यूमन होते हैं तुम्हारी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? नंबर 1 पर गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक है ना, जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है ना, ये याद रखोगे। गैमीट की फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस। और गैमीट दो प्रकार के होंगे, एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को बोलते हैं स्पर्म और फीमेल गैमीट को बोलते हैं ओवम। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा इवेंट आता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक। ठीक है ना, फीमेल जेनाइटल ट्रैक में स्पर्म को ट्रांसफर किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन कहते हैं। इंसेमिनेशन होने के बाद क्या होगा? फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमीट का। तो जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो इंसेमिनेशन के बाद तीसरा स्टेप आएगा तुम्हारा फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। फिर उसके बाद क्या होगा? फ्यूजन होने से जाइगोट बनता है। जाइगोट एक सेल का होता है, तो वो उसकी अब डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। जाइगोट एक सेल से 2 सेल का बनेगा, फिर 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल। जब जाइगोट 32 सेल की स्टेज में पहुंच जाता है तो उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन वॉल जो कि एंडोमेट्रियम है, इनर मोस्ट लेयर, उससे अटैच हो जाता है। जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर से अटैच हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो एक इवेंट ये आती है। ठीक है ना, फोर्थ इम्प्लांटेशन क्या होगा? अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट होती है 32 सेल स्टेज। 32 सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा?
एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, उसको हम बोलते हैं जेस्टेशन। और ह्यूमंस के अंदर ये पीरियड कितना होता है, 9 मंथ का पीरियड होता है ये, ठीक है ना, 9 मंथ पीरियड, इसको हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को। फिर उसके बाद जब एम्ब्रियो पूरा डेवलप्ड हो जाएगा, उसके बाद डिलीवरी होगी बेबी की, उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास 6th इवेंट पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन के बाद लैक्टेशन आता है, उसको हम देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये शॉर्ट में आपको सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर आपको डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो यहाँ पर ये एक मेल है मान लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना, एक मेल, यहाँ पर एक बना लेते हैं फीमेल, ये एक फीमेल है ना। तो मेल एक गैमेट प्रोड्यूस करेगा और उस गैमेट को क्या बोलते हैं हम, स्पर्म, ठीक है ना। मेल के द्वारा कौन सा गैमेट प्रोड्यूस होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होगा। फीमेल कौन सा गैमेट प्रोड्यूस करेगी, ओवम। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, ये पहला फिनोमिना है गैमेटोजेनेसिस हो गया, ये गैमेटोजेनेसिस, या तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब है गैमेट की फॉर्मेशन। जब स्पर्म की फॉर्मेशन होती है तो उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, और जब फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो उसको हम oogenesis कहते हैं, ठीक है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म की फॉर्मेशन, और oogenesis कहलाता है ओवम की फॉर्मेशन, और गैमेट की फॉर्मेशन को हमने क्या बोल दिया, गैमेटोजेनेसिस। तो ये पहला स्टेप हुआ। अब क्या होगा, स्पर्म को फीमेल की बॉडी में इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद होगा आपका स्पर्म को फीमेल की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराना होगा, तो इंसेमिनेशन, ठीक है ना, दूसरी इवेंट आ जाएगी इंसेमिनेशन, ठीक है ना। बाय द प्रोसेस कोपुलेशन स्पर्म्स को फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में ट्रांसफर किया जाएगा, उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। उसके बाद क्या होगा, स्पर्म ओवम तक पहुंच जाएंगे, तो स्पर्म और ओवम एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएंगे और क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों का फ्यूजन, स्पर्म का और ओवम का फ्यूजन जब होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो तीसरी प्रोसेस हो गई। अब देखो जो जाइगोट है, जाइगोट एक सेल का स्ट्रक्चर होता है, 2n होता है जाइगोट। जो गैमीट है स्पर्म वो n होगा, ये ओवम भी कैसा होगा n, और n जब फ्यूज कर जाएंगे तो जाइगोट कैसा बन जाएगा 2n, ठीक है ना। तो ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, ये 1 सेल है केवल, जाइगोट एक सेल स्ट्रक्चर होता है 1 सेल्ड। अब ये माइटोटिक डिवीजन करके, ठीक है ना, अपने सेल्स की नंबर को बढ़ाएगा, 2 सेल स्टेज आएगी, 2 सेल के बाद 4 सेल स्टेज आएगी, 4 सेल के बाद 8 सेल स्टेज आएगी, ठीक है ना, 8 सेल के बाद 16 सेल स्टेज आएगी। और जब ये 8 से 16 सेल स्टेज में होता है तो तब हम इसको क्या बोलते हैं, मोरूला स्टेज बोलते हैं, 8 to 16 सेल की स्टेज को। फिर उसके बाद 16 सेल के बाद ये 32 सेल स्टेज में जाएगा, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। और ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो जाता है, धंस जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। इसके बाद होगा ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 इवेंट्स हो चुके हैं, फर्टिलाइजेशन तक हो चुका है। उसके बाद 4th इवेंट आएगा तुम्हारा इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन होता किसका है, इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट का। उसके बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। तो फिर 5वां फिनोमिना आ जाएगा आपके पास गैस्टेशन, ठीक है ना। 9 मंथ का ये पीरियड होता है, 9 मंथ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा,
डिलीवरी होगी बेबी की तो उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चैप्टर पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, फिर उसके बाद इंसेमिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट, फिर जाइगोट से क्या बनेगा, एक सेल का होता है जाइगोट, फिर 2 सेल बनेगी, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल्स, 32 सेल में क्या कहलाता है, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाएगा, कहां पर इम्प्लांट होता है, ये एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होता है, इन एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट होता है, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, गैस्टेशन बोलते हैं इसको। उसके बाद डिलीवरी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम शुरू करते हैं, देखिए यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। देखिए जो स्ट्रक्चर हमको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है ना, इस डायग्राम को समझ लीजिए एक बार, लेबलिंग इसकी जहां जहां पर भी है, फिर थ्योरी को पढ़ना आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, स्क्रोटम कहलाता है। और स्क्रोटम के अंदर एक पेयर में टेस्टिस प्रेजेंट होती है, इसके अंदर ये प्रेजेंट है यहाँ पर टेस्टिस। ठीक है ना, स्क्रोटम के अंदर। फिर उसके बाहर टेस्टिस से बाहर निकलती है कुछ डक्ट्स, 4 प्रकार की डक्ट्स होती है। सबसे अंदर जो डक्ट होती है उसको बोलते हैं रेटेड टेस्टिस। उसके बाद आती है वासा एफ्रेंसिया। ठीक है ना, तो वो इस डायग्राम में लेबल नहीं है दो, अभी एक अगला डायग्राम हम देखेंगे तो उसमें वो भी दिख जाएगी। उसके बाद तीसरी डक्ट जो आती है हमारे पास वो होती है एपिडिडाइमिस। ठीक है, उसके बाद जो 4th नंबर की डक्ट होती है वो है वास डिफरेंस। ठीक है ना, वास डिफरेंस। अब देखो ये जो वास डिफरेंस है ये जा रही है ऊपर, ये वास डिफरेंस ऊपर जा रही है इस तरीके से, और ये एब्डोमिनल रीजन में जाकर लूप ले रही है इस तरीके से। ठीक है ना, किसके ऊपर लूप लिया, जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है ना, ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो इसके ऊपर से वास डिफरेंस घूमकर आती है इस तरीके से, यहाँ पर ये आ गई। ठीक है, फिर यहाँ पर एक ग्लैंड दिखाई दे रही है आपको, ये वाली एक ग्लैंड दिखाई दे रही है, इस ग्लैंड को हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। ठीक है, तो यहाँ से देखो स्पर्म आएंगे इस वास डिफरेंस में से, यहाँ से आ रहे हैं स्पर्म, और यहाँ से सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन होता है वो भी यहाँ पर निकलता है। तो यहाँ पर एक कॉमन डक्ट बन जाती है जिसको हम इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट वो डक्ट है जहाँ पर डक्ट्स के द्वारा क्या आता है, स्पर्म्स आते हैं, और दूसरी साइड से सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है वो आता है, तो यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट बन जाती है। फिर उसके बाद देखो ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से होता हुआ, ठीक है ना, इजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से होती हुई आगे बढ़ती है, और इसी में यहाँ से देखो जो ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन पास होता है वो भी यहाँ से आएगा ऐसे, और कॉमन पाथ बन जाता है दोनों का। अब इससे आगे का रास्ता जो यूरिन का रास्ता होगा और स्पर्म्स के निकलने का जो रास्ता होगा वो कॉमन हो जाएगा प्रोस्टेट के बाद। प्रोस्टेट से नीचे आपको एक छोटी सी ग्लैंड और दिखाई दे रही है ये, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहते हैं इसको, या फिर कॉपर्स ग्लैंड इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराती है, ठीक है ना, ड्यूरिंग कोपुलेशन। फिर उसके बाद ये देखो आगे डक्ट आगे बढ़ रही है और इसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा, और ये पेनिस से होती हुई बाहर निकल जाती है इस तरीके से। तो ये डक्ट क्या कहलाती है, यूरिथ्रा कहते हैं हम इस डक्ट को। ठीक है, यहाँ देखिए जो पेनिस होता है वो 2 प्रकार की मसल से मिलकर बना होता है, एक को हम बोलते हैं कार्पस कैवर्नोसम और दूसरी मसल को बोलते हैं कार्पस स्पोंजियोसम, है ना, 2 प्रकार की मसल से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, और क्या है इस डायग्राम में, जो पेनिस के आगे का हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस कहते हैं उसको हम,
और उसके ऊपर एक फोल्डेड स्किन चढ़ी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन, या इसको प्रीफ्यूज भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर यूरिथ्रल मीटस या ओपनिंग दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये तुमको दिखाई दे रहा है एनस। ठीक है ना, ये एनस है और ये लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है यहाँ पर, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं रेक्टम। ये मैंने आपको बताया प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है ना, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। और यूरिनरी ब्लैडर बताया मैंने आपको, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, बस यही सब चीजें हैं जो आपको इसमें याद रखनी है। चलिए दूसरा एक और डायग्राम देखते हैं हम इसका। ये देखिए इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जहां पर इसकी लेबलिंग भी हो रखी है, वो आपको याद रखनी है क्योंकि लेबलिंग पे भी क्वेश्चन आता है। तो देखो दो टेस्टिस होती है, एक टेस्टिस ये है, एक टेस्टिस ये है। ह्यूमंस के अंदर टेस्टिस का एक पेयर पाया जाता है। ठीक है, और जब हम टेस्टिस के अंदर देखते हैं तो हमको क्या दिखाई देते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिखाई देते हैं। ठीक है ना, और टेस्टिकुलर लोब्यूल से ट्यूबुलाई रेक्टाई के द्वारा, ठीक है ना, क्या किसमें खुलती है, ये रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस होती है हमारे पास, पहली डक्ट होती है, फिर उसके बाद रेटे टेस्टिस ओपन होती है वासा इफ्रेंसिया में, ये दूसरी हमारी डक्ट है, एसेसरी डक्ट बोलते हैं इनको हम। फिर वासा इफ्रेंसिया किसमें खुल रही है, देखो वासा इफ्रेंसिया खुल रही है इस वाली डक्ट में, ये तीसरी डक्ट का नाम है एपिडिडाइमिस। फिर एपिडिडाइमिस देखो ऐसे नीचे से आप लूप लेकर ये इस तरीके से कॉइल्ड होकर ऊपर की तरफ ओपन हो रही है। ठीक है ना, जो ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये 4th नंबर की हमारी एसेसरी डक्ट होती है, इसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। और ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से इस तरीके से लूप लिया, है ना, ये क्या कहलाता है, यूरेटर, है ना, इनके थ्रू यूरिन किडनी से बाहर आता है और यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है। ठीक है, ये हमारी वास डिफरेंस है। ठीक है ना, ये बीच में क्या दिखाया हुआ है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है ना, ये यूरिनरी ब्लैडर है बीच में, ये दोनों साइड से वास डिफरेंस आ रही है। ठीक है, ये वास डिफरेंस है यहाँ पर, ये आई। अब देखो ये जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं दो येलो कलर में, ये कहलाता है तुम्हारा सेमिनल वेसाइकल। ठीक है ना, तो यहाँ से तुम्हारा सेमिनल वेसाइकल आएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट बन जाएगा। ठीक है ना, जहां पर दोनों का सिक्रीशन मिक्स होता है, सेमिनल वेसाइकल का सिक्रीशन और इधर से सीमेन आते हैं, तो इजैकुलेटरी डक्ट बन जाता है। फिर उसके बाद एक और ग्लैंड है यहाँ पर, एक सिंगल ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है ना, जो ये लीफ लाइक दो पत्तियां दिखाई दे रही है आपको, ये और ये कहलाती है सेमिनल वेसाइकल। उसके बाद ये आ गया तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे देखो आपको दो छोटी छोटी ग्लैंड्स और भी दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का एक और नाम होता है, इसको कॉपर्स ग्लैंड भी हम कहते हैं। और क्या बोलते हैं इसको हम, कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। और जो कॉपर ग्लैंड्स होती है, इनका जो सिक्रीशन है वो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है ना, पेनिस के लुब्रिकेशन में। उसके बाद अब देखो ये जो पाइप आ रहा है, तो ये पेनिस के अंदर से होता हुआ, इसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा। ठीक है ना, बाहर ओपनिंग इसकी हो जाती है इस तरीके से, तो इसको हम बोलेंगे यूरिथ्रा। ठीक है, और पेनिस का जो सबसे अगला भाग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। और इसके ऊपर जो लूज फोल्डेड स्किन चढ़ी रहती है, उसको हम बोलते हैं फोर स्किन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसकी लेबलिंग पर भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। देखो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमारे पास हेडिंग है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कहां पर प्रेजेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये पेल्विस रीजन में ये लोकेटेड होता है। ठीक है, इट इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस, दो टेस्टिस होती है, मतलब एक पेयर हो गया। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, वन पेयर ऑफ टेस्टिस। और एसेसरी डक्ट्स होती है, एसेसरी डक्ट्स कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी होगी 4, रेटे टेस्टिस होती है पहली, फिर वासा इफ्रेंसिया, उसके बाद एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस। ठीक है ना, 4 होती है एसेसरी डक्ट। उसके बाद कुछ ग्लैंड्स आती है इसके अंदर,
ग्लैंड कौन कौन सी है? सेमिनल वेसिकल है, ठीक है, प्रोस्टेट है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर कौन आ जाता है? पेनिस आ जाता है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हेडिंग है हमारे पास टेस्टिस। तो ए पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। अभी स्क्रोटम दिखाया था, एक बार और देख लीजिए इस वाले डायग्राम में। ये जो आपको पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम कहते हैं, और ये आउटसाइड द बॉडी होता है, ठीक है। तो पेयर ऑफ टेस्टिस लोकेटेड होती है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। यहाँ पर बना लेते हैं, ये है पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, और इसके अंदर एक पेयर में टेस्टिस इस तरीके से पड़ी होती है, दो टेस्टिस इस तरीके से, ठीक है ना। ये हो गया स्क्रोटम, स्क्रोटम, और इसके अंदर है ये पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। जो स्क्रोटम का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से, जितना नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है स्क्रोटम का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। और ये टेम्परेचर जरूरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। यदि स्क्रोटम का टेम्परेचर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो जाए तो स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होती। स्पर्म की फॉर्मेशन होने के लिए टेम्परेचर का 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना जरूरी होता है। इसीलिए टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होती है स्क्रोटम के अंदर, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में लिखते रहना, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके लिख लेना इनको, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। देखो, इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल शेप। तो कैसी शेप होती है? ओवल शेप, अंडे के आकार की ओवल शेप होती है, ठीक है। लेंथ कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये चौड़ाई है तो चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, और लंबाई होगी 4 से 5 सेंटीमीटर। तो आसान है याद रखना, 2, 3 और 5। और जब हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो एक अंडे की शेप आएगी इस तरीके से, ठीक है ना। तो ओवल शेप होती है, 4 से 5 लंबाई और 2 से 3 चौड़ाई इसकी होती है। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। जैसे कि ये समझिए, यहाँ पे ये मान लो एक टेस्टिस है, ठीक है। तो इसके अंदर इस तरीके से कंपार्टमेंट बने हुए हैं। एक कंपार्टमेंट ये हो गया, एक कंपार्टमेंट ये हो गया, एक कंपार्टमेंट ये हो गया। इस तरीके से टोटल कंपार्टमेंट कितने हैं इसके अंदर? कितने कंपार्टमेंट है इसके अंदर? 250 कंपार्टमेंट होते हैं एक टेस्टिस के अंदर, ठीक है। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 तक इस तरीके से हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जैसे इस तरीके से समझ लीजिए, ये एक मान लो टेस्टिस है, ठीक है ना, ओवल शेप। यहाँ पर एक कंपार्टमेंट ये है, एक कंपार्टमेंट ये है, एक कंपार्टमेंट ये है। इस तरीके से ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250 कंपार्टमेंट, 250। और उसके अंदर इस तरीके से 1 से 3 तक संख्या में हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर पड़ा रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है ना।
और ये हो गया आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं इसको हम, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होती है, इनके अंदर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है, स्पर्म। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो प्रकार की सेल्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल क्या कहलाती है, स्पर्मेटोगोनिया कहलाती है, और दूसरी होती है सर्टोली सेल। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डायग्राम में हम बना लेते हैं, अभी हम बना रहे थे ना यहाँ पर। तो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखते हैं ना, ये हमारे पास एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इस तरीके से, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये होगी इस तरीके से, ये ना, इसको हमने थोड़ा जूम करके यहाँ पर बनाया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को। तो इसके अंदर इस प्रकार से जर्म सेल होती है, ठीक है ना, जर्म सेल्स। ये जर्म सेल क्या करती है, स्पर्मेटोगोनिया को जन्म देती है ये, ठीक है ना। तो ये जर्म सेल्स हो गई। और दूसरी क्या होती है, यहाँ पर बीच बीच में यहाँ पर इसमें इस तरीके की सेल्स भी पाई जाती है, ठीक है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल कहते हैं हम, इस तरीके की, ठीक है ना। इस प्रकार की कुछ सेल्स होती है इसके अंदर, ये जिनको हम सर्टोली सेल कहते हैं। तो ये हो गई आपकी सर्टोली सेल्स, ठीक है। इनको हम नर्स सेल भी कहते हैं, या सस्टेंटेकुलर सेल भी इनको कहा जाता है, और ये न्यूट्रिशन देने का कार्य करती है, ठीक है। और ये हो गई आपकी जर्म सेल्स, जर्म सेल्स ये कहलाती है, ठीक है। होता किस तरीके से, देखो यहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे होता है, थोड़ा सा वो देखते हैं हम। ये मान लो एक जर्म सेल है, इस तरीके से यहाँ पर जर्म सेल होगी पूरे में, ठीक है। तो यहाँ से जर्म सेल से बनेगी एक सेल जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और ये स्पर्मेटोगोनिया अपनी संख्या को बढ़ाएगी, बहुत सारा कर लेगी इस तरीके से। तो ये हो गई आपकी स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है ना। स्पर्मेटोगोनिया की जो एक सेल है, इसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कहेंगे। स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है ना, कि एक सेल जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कहलाएगी, स्पर्मेटोसाइट। और ये क्या होती है, 2n होती है ये, ठीक है। क्योंकि जो ये सेल्स डिवाइड करती है ना, अपनी संख्या को बढ़ाती है, वो माइटोसिस करके अपनी संख्या को बढ़ाती है, उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होती है, 2n। अब इनसे बनेगी आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी। और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होती है वो n होती है, क्योंकि किस प्रोसेस से बनती है, मियोसिस से। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगा और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, तो क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये होगा मियोसिस फर्स्ट, क्योंकि आपको पता है मियोसिस 2 स्टेप में होता है। तो मियोसिस फर्स्ट जब होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन जाएगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगी। फिर इससे बनते हैं प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद स्पर्मेटिड बनेंगे, और स्पर्मेटिड से आपके बन जाते हैं इस तरीके से स्पर्म, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। क्या बनेगा इससे, स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है। अभी तो मैं ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहा इसके बारे में, अभी स्पर्मेटोजेनेसिस हम आगे पढ़ेंगे तो तब इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। एक फ्लो चार्ट बना देंगे और उससे समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से प्रोसेस। तो जो तुम्हारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर क्या पाया जाता है, 2 प्रकार की सेल, जर्म सेल्स होती है, ठीक है ना, जिससे आपका स्पर्म बनेगा, और सर्टोली सेल्स होती है। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइन्ड
ऑन इट इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल। प्रत्येक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग है उस पर अंदर की तरफ 2 प्रकार की सेल्स होती है, मेल जर्म सेल्स जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और दूसरी होती है सर्टोली सेल्स। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन, क्योंकि जो मेल जर्म सेल्स होगी ना स्पर्मेटोगोनिया वो कैसी होगी 2n, और इसको क्या बनाना है स्पर्म बनाना है। स्पर्म कैसा होता है n, तो कौन सा डिवीजन करना पड़ेगा मियोसिस करना पड़ेगा ना, तो मियोटिक डिवीजन करके फाइनली स्पर्म फॉर्मेशन होती है। और जो सर्टोली सेल्स हैं वो क्या प्रोवाइड कराएगी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी टू द जर्म सेल्स, ठीक है ना, जिससे वो स्पर्म की फॉर्मेशन कर सके। तो सर्टोली सेल का काम क्या होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, और मेल जर्म सेल्स का काम क्या है मियोटिक डिवीजन करके मियोसिस करके स्पर्म की फॉर्मेशन को करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है, तो मान लो ये तुम्हारी एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो इसके बीच में यहाँ पर जो स्पेस बच जाता है, ठीक है ना, जो ये स्पेस बच जाता है इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है ना। 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच का जो स्पेस होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है। तो स्पेस आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, क्लियर है। इट हैज ब्लड वेसल्स, यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है ना, इस तरीके की बहुत सारी ब्लड वेसल्स होगी यहाँ पर। एंड इंटरस्टिशियल सेल्स होती है जिनको हम लीडिंग सेल कहते हैं, और यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रकार की कुछ सेल्स भी पाई जाती है जिनको हम क्या बोलते हैं लीडिंग सेल कहते हैं, लीडिंग सेल, ठीक है ना। और ये जो लीडिंग सेल्स होती है ये क्या सीक्रेट करती है टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, है ना, जो मेल सेक्स हार्मोन होता है एंड्रोजन, या इसको टेस्टोस्टेरोन भी बोल सकते हो आप, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना, ये मेल सेक्स हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन कहां से सीक्रेट होता है, ये कौन सी सेल इसको सीक्रेट करती है, तो टेस्टिस के अंदर, ठीक है ना, इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या पाई जाती है लीडिंग सेल पाई जाती है, जिसके द्वारा मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय लीडिंग सेल, और ये कहां पर प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है इंटरस्टिशियल स्पेस में। इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स कीप द टेस्टिस इन्वायरमेंट स्टेराइल, और यहाँ पर लीडिंग सेल के अलावा कुछ और सेल्स भी होती है जिनको हम इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल कहते हैं, और ये हमारा इम्यून सिस्टम को बनाने वाली सेल्स होती है, ठीक है ना, जैसे लिम्फोसाइट मोनोसाइट उस प्रकार की सेल्स यहाँ पर भी पाई जाती है, ठीक है। एक बात आपको ये याद रखनी है, ब्लड वेसल्स जो देखो ब्लड की सप्लाई है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में होती है, लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या बनता है, इसके अंदर बनता है स्पर्म, ठीक है ना, और हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है WBC होती है। तो WBC क्या सोचेगी, स्पर्म को कोई बाहरी फॉरेन मटेरियल समझकर वो उसके ऊपर अटैक कर सकती है, स्पर्म को मार सकती है, और यदि स्पर्म के ऊपर अटैक कर दिया WBC ने तो फिर हमारी अगली जनरेशन नहीं आ पाएगी, है ना, गैमीट ही मर जाएगा। तो इसलिए ब्लड वेसल्स जो होती है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर नहीं होती, इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई जाती है, केवल बाहर, डायरेक्ट वो स्पर्म के कांटेक्ट में ब्लड नहीं आता है, ठीक है। तो इतना सब नोट कर लीजिए आप, और हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखो द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स, जो एसेसरी डक्ट्स है मैंने आपको बताया था कितनी होती है, 4 होती है। एक होता है रेटिटेस्टिस, एक होता है वासा इफ्रेंसिया, रेटिटेस्टिस पहली है, उसके बाद वासा इफ्रेंसिया, नंबर 3 एपिडिडाइमिस होती है, और नंबर 4 कौन सी होती है वास डिफरेंस, ठीक है ना, ये कहलाती है एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी का मतलब होता है सहायक, मतलब ये सहायता करती है, ठीक है ना, स्पर्म को बाहर लाने में, टेस्टिस से बाहर लाने में। तो रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंसिया, ठीक है ना, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, है ना, ये हमारी एसेसरी डक्ट्स है। तो ये जो चारों एसेसरी डक्ट है हमारे पास, इनको हम एक डायग्राम से भी
है ना, समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जैसे ही हमारे पास क्या थी, टेस्टिस थी, तो टेस्टिस के अंदर ये क्या थे, कंपार्टमेंट्स थे, और कंपार्टमेंट्स के अंदर क्या थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी। तो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या निकलता है, इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई बोलते हैं हम। ठीक है, और ये सब किससे कनेक्ट होते हैं, यहाँ पर कनेक्ट हो जाते हैं इस तरीके से, ये कनेक्ट हो जाते हैं रेटेटेस्टिस से। ठीक है ना, तो ये इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं, नहीं मिटेगा, चलो इधर लिख देता हूं। ये आपका ट्यूबुलाई रेक्टाई, ठीक है ना, और ये है तुम्हारा रेटेटेस्टिस। ठीक है, अब रेटेटेस्टिस से क्या निकलता है, बहुत सारे डक्ट्स निकलती है, पाइप्स निकलते हैं, इसको हम बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया। ठीक है, अब ये वासा इफ्रेंसिया से एक डक्ट बाहर निकलती है इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ठीक है ना, फिर एपिडिडाइमिस से आगे जो डक्ट है वो कौन सी डक्ट कहलाती है, वास डिफरेंस। ठीक है, और वास डिफरेंस फिर इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन हो जाती है ना, यहाँ से तुम्हारा सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन आ जाता है, और फिर ये बन जाता है इजैकुलेटरी डक्ट बन जाती है ना, और इजैकुलेटरी डक्ट फिर यूरिथ्रा के थ्रू बाहर पास हो जाती है, यूरिथ्रा। ठीक है, तो इस तरीके का प्रोसेस होता है। यहाँ पर मैं इसको अलग कलर से दिखा सकता हूँ थोड़ा, जैसे कि ये हो गई तुम्हारी ट्यूबुलाई रेक्टाई। ठीक है ना, ये ट्यूबुलाई रेक्टाई हो गई, फिर ये रेटेटेस्टिस, उससे ये क्या निकल रहा है, इस तरीके से जो ट्यूब्यूल्स निकल रही है इसको हम बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। फिर वासा इफ्रेंसिया से निकली एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से ये निकला यहाँ पे आपका वास डिफरेंस। ठीक है ना, ये वास डिफरेंस है। फिर यहाँ से आपका सेमिनल वेसिकल की डक्ट आई है, और ये बन गया तुम्हारा इजैकुलेटरी डक्ट बन गया, और इजैकुलेटरी डक्ट के बाद ये यूरिथ्रा में ओपन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से पाथ होता है। हाँ जी, हमने कहां तक पढ़ा है ये, तो मेल एसेसरी डक्ट कौन कौन सी है, पहली रेटेटेस्टिस, दूसरा वासा इफ्रेंसिया, तीसरा एपिडिडाइमिस, और चौथा होता है वास डिफरेंस। ये हमारी एसेसरी डक्ट कहलाती है। इन डक्ट का काम क्या होता है, ये एक तो स्पर्म्स को स्टोर करके रखती है और ट्रांसपोर्ट करना इनका काम होता है। ठीक है ना, टेस्टिस से आउटसाइड की तरफ, बाहर की तरफ, यूरिथ्रा की तक ये स्पर्म्स को लेकर आती है। तो दो काम होते हैं इन डक्ट्स के, एक तो स्पर्म्स को स्टोर करना और दूसरा ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है ना, यूरिथ्रा तक लेके आना। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है टेस्टिस की, वो ओपन किस में होती है, वासा इफ्रेंसिया में खुलती है थ्रू रेटेटेस्टिस। अभी डायग्राम में बनाया था, पहले रेटेटेस्टिस थी, फिर रेटेटेस्टिस के द्वारा जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो किस में खुली, वासा इफ्रेंसिया में खुलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द वासा इफ्रेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस। वासा इफ्रेंसिया किस में खुल गई, एपिडिडाइमिस में, प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर साइड ऑफ द टेस्टिस, और ये पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है एपिडिडाइमिस टेस्टिस के। ठीक है, एपिडिडाइमिस इज हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर। अब डायग्राम में देखना, एपिडिडाइमिस हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है, इस तरीके का है ना, इस तरीके से, विच ओपन इनटू वास डिफरेंस, और ये किस में खुल जाता है, वास डिफरेंस में खुल जाता है इस तरीके से। वास डिफरेंस गोज अप टू एब्डोमेन एंड a duct from seminal vesicle join it, then it join the urethra। और जो वास डिफरेंस है वो एब्डोमिनल कैविटी की तरफ, एब्डोमेन में जाता है। ठीक है ना, और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप लेता है, एंड
ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल ज्वाइन हो जाती है इससे, तो क्या बन जाता था, इजैकुलेटरी डक्ट बन जाता था। और इजैकुलेटरी डक्ट आगे ज्वाइन हो जाती है किससे, यूरिथ्रा से। ठीक है, तो ये पाथ बता रखा है किस किस तरीके से किसके बाद कौन सी डक्ट आती है। ठीक है, तो वो हम डायग्राम में पहले अभी देख चुके हैं। नेक्स्ट देखो, सेमिनल वेसिकल कंट्रीब्यूट्स इन सेमिनल फ्लूइड। जो सेमिनल वेसिकल है ये क्या है, एक ग्लैंड है। सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड है, और जो इसका सिक्रीशन है उसको, सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं, सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है ना, और जो सेमिनल वेसिकल है इसका फ्लूइड एल्कलाइन नेचर का होता है, ये एल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, यूरिथ्रा अराइज फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। कहां से अराइज होती है, कहां से निकलती है यूरिथ्रा, फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर से, एंड रन इनसाइड पेनिस, पेनिस के अंदर से होते हुए, एंड इट ओपन टुवर्ड आउटसाइड, बाहर की तरफ ये खुलती है, जिसको हम बोलते हैं यूरिथ्रल मीटस। यूरिथ्रल मीटस क्या होता है, पेनिस की ओपनिंग को बोलते हैं। तो यूरिथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से अराइज होती है और पेनिस के अंदर से होती हुई ये ओपन होती है बाहर की तरफ, यूरिथ्रल मीटस, इसकी हम ओपनिंग को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द पेनिस। द पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या कहलाता है, पेनिस। और ये स्पेशल प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना होता है, कार्पोरा कैवर्नोसा और कार्पोरा स्पोंजियोसम। जो सबसे पहले डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, तो वहां पर ये दोनों प्रकार के टिश्यू हमने लेबल किए थे वहां पर। ठीक है, और ये टिश्यू हेल्प करते हैं इरेक्शन ऑफ पेनिस में टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। ठीक है ना, जब इरेक्शन होता है पेनिस का तो तभी मेल पार्टनर स्पर्म्स को इजैकुलेट कर पाता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक में, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, ग्लांस पेनिस क्या होता है, तो एंटीरियर इनलार्ज पार्ट ऑफ पेनिस, जो इस प्रकार का पार्ट था, जो इस प्रकार का पार्ट है, ठीक है ना, जो ये आगे का पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस, एंटीरियर इनलार्ज पार्ट ऑफ पेनिस विच इज कवर्ड बाय फोल्डेड स्किन कॉल्ड फोर स्किन या प्रीप्यूस। जो इसके ऊपर फोल्डेड स्किन चढ़ी होती है यहाँ पर, ठीक है ना, वो क्या कहलाती है, प्रीप्यूस कहलाती है, या फिर उसको हम फोर स्किन बोलते हैं। ठीक है, द मेल एसेसरी ग्लैंड। देखो एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी है, सेमिनल वेसिकल, तो आपको ये याद रखना है, पेयर में पाई जाती है। इस तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमने देखा था ना, एक इधर और एक इधर साइड में, इस तरीके से ये सेमिनल वेसिकल कहलाती है, तो एक पेयर में पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड ये पेयर में नहीं होती है, अकेली होती है, ठीक है ना, सिंगल। और कॉपर्स ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, छोटी छोटी दो ग्लैंड थी इस तरीके से, तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहते हैं, ये पेयर में होती है। और सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड है वो एल्कलाइन नेचर का होता है, मैंने अभी बताया। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, इसका जो सिक्रीशन होता है, जो इसका सिक्रीशन होता है, ठीक है ना, वो मिल्की अपीयरेंस प्रोवाइड कराता है सीमेन को, अपीयर मिल्की अपीयरेंस, ठीक है ना, जो दूधिया कलर दिखाई देता है हमको सीमेन का, वो किसके सिक्रेशन की कारण होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन की वजह से होता है। कॉपर्स ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है वो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना, इसका जो सिक्रेशन है वो किस में हेल्प करता है, हेल्प इन लुब्रिकेशन, ठीक है ना, ड्यूरिंग कोपुलेशन, कोपुलेशन के टाइम, ठीक है ना, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है कॉपर ग्लैंड का सिक्रेशन। ऑल अबव ग्लैंड कंट्रीब्यूट इन सेमिनल प्लाज्मा, सीमेन और सेमिनल फ्लूइड। सीमेन क्या होता है, या सेमिनल प्लाज्मा, सीमेन, सेमिनल फ्लूइड, तो इन सबका सिक्रेशन कहलाता है, ठीक है ना, वो कंट्रीब्यूट करता है सीमेन में। तो जो तुम्हारा स्पर्म्स है
स्पर्म्स और प्लस सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स, सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स, इनको मिलाकर जो बनता है उसको हम बोलते हैं सीमन। ठीक है ना, तो सीमन होता है स्पर्म और प्लस सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस को एक्सप्लेन कर देता हूं मैं यहां पर। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है? तो हमारे पास कौन सी सेल होती है? जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स होती है। और ये मेल जर्म सेल्स क्या कहलाती है? स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं इनको, स्पर्मेटोगोनिया। और ये स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है ना, पहले तो ये मान लो एक बना लेते हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया है। तो पहले ये कौन सा डिवीजन करेगी? माइटोसिस करेगी। माइटोसिस डिवीजन करके ये अपनी संख्या को बहुत ज्यादा बढ़ा लेती है इस तरीके से। तो ये कहलाता है हमारे पास ग्रोथ फेज। इस फेज को हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। ठीक है, फिर इसमें से एक सेल को हम लेते हैं, यहां से इस सेल को उठाते हैं, ये सेल, इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये कैसी सेल होती है? 2n, क्योंकि ये बनी है माइटोसिस से, और माइटोसिस से नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे नहीं होते। जो स्पर्मेटोगोनिया थी वो 2n है, और ये भी माइटोसिस से बनी है, तो ये भी कैसी होगी? 2n। अब ये करेगा मियोसिस 1, ठीक है ना, मियोसिस फर्स्ट होगी। मियोसिस फर्स्ट होने से कितनी सेल बनेगी? 2 सेल बन जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसी होती है? n, क्योंकि ये मियोसिस से बनी है ना। मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसी है? 2n। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसी होगी? n होगी, हैप्लॉइड होगी। 2n को हम बोलते हैं डिप्लॉइड। डिप्लॉइड, और n का मतलब है हैप्लॉइड। ठीक है, n का मतलब हैप्लॉइड, 2n का मतलब डिप्लॉइड। अब क्या होगा? इसमें मियोसिस सेकंड होगी, मियोसिस सेकंड होगी। तो ये वाली सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये वाली सेल भी 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इनको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स, ठीक है। और ये स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में। ये कन्वर्ट हो जाएगा एक स्पर्म में इस तरीके से, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा एक स्पर्म में, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा एक स्पर्म में, और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा एक स्पर्म में। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ ये कहलाता है। ठीक है, तो एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस होने से कितने स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है? 4 स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है एक सेल से, है ना। एक स्पर्मेटोगोनिया कितने स्पर्म को बनाती है? 4 स्पर्म को बनाती है स्पर्मेटोजोआ को। ठीक है, अब ये स्पर्मेटोजोआ भी इमेच्योर होते हैं, तो ये सर्टोली सेल के अंदर इस तरीके से, ये मान लो यहाँ पर सर्टोली सेल्स है, ये सर्टोली सेल्स है, इस तरीके से यहाँ पर बना लेते हैं कुछ। तो सर्टोली सेल के अंदर इनका हेड जाके इस तरीके से धस जाता है इस तरीके से, और ये यहाँ पर इनका मैच्योरेशन होता है। ठीक है, स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मियोजेनेसिस, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। स्पर्मियोजेनेसिस किसको बोलते हैं? स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं हम। ठीक है, और जब ये स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल के अंदर, ये यहाँ पर मैंने बनाया है सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल के अंदर इनका हेड जब धस जाता है, और जब ये मैच्योर हो जाते हैं ना, मैच्योर होने के बाद जब ये रिलीज होते हैं, जब ये स्पर्म्स रिलीज होंगे यहाँ पर इस तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन,
ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, दिख नहीं रहा होगा। स्पर्मिएशन क्या होता है? रिलीज ऑफ मैच्योर स्पर्म, रिलीज ऑफ मैच्योर स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल। जब सर्टोली सेल से मैच्योर स्पर्म रिलीज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलते हैं। और स्पर्मियोजेनेसिस किसको बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना। ठीक है, तो ये दोनों टर्म क्लियर होनी चाहिए, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस होता है स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना, और स्पर्मिएशन होता है रिलीज ऑफ मैच्योर स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो ये प्रोसेस है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अब इसको पढ़ लेते हैं हम। देखो, ये हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस। तो द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, जो कि मेल जर्म सेल है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का प्रोडक्शन होना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट इनसाइड द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कहां पर प्रेजेंट है स्पर्मेटोगोनिया? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ये डिवाइड होगी माइटोटिकली एंड इंक्रीज इन नंबर। पहले अपने नंबर को बढ़ाएगी, जैसे हमने यहाँ पर बताया था स्पर्मेटोगोनिया 2n होती है, तो पहले ये माइटोसिस करके अपने संख्या को बढ़ा लेती है इस तरीके से। इसको हम ग्रोथ फेज बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाएगी। एक स्पर्मेटोगोनिया को उठाओगे आप, है ना, जिससे हम स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस समझेंगे, तो वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाएगी। और ये कैसी होती है? 2n। 2n का मतलब क्या होता है? 46 क्रोमोसोम होंगे उसके अंदर। ठीक है, तो सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया विच पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। और कुछ स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा? मियोसिस प्रोसेस होगा। आफ्टर मियोसिस 1, जब मियोसिस 1 होगा तो क्या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, तो वो डिवाइड हो जाएगी एंड 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगा तो कितनी हैप्लॉइड सेल बनेगी? 2 हैप्लॉइड सेल बनेगी मियोसिस फर्स्ट के बाद, और उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये हैप्लॉइड होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? n। तो द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसमें कि क्रोमोसोम कितने होंगे? 23, अंडरगो मियोसिस सेकंड। इसके अंदर मियोसिस सेकंड होगा, प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। और क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? स्पर्मेटिड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, फिर स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? अभी स्पर्मेटिड बने हैं, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? स्पर्म में, या स्पर्मेटोजोआ भी बोल देते हैं उसको। तो द प्रोसेस विच ट्रांसफर द स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म। स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट होना ये कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। दीज स्पर्म्स हैड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। और जो स्पर्म्स बनेंगे इनका हेड कहां पर धस जाएगा? सर्टोली सेल के अंदर धस जाएगा। ठीक है, सिक्रीशन फ्रॉम सर्टोली सेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। FSH एक हार्मोन होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हेल्प इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, तो इसमें एक हार्मोन का रोल होता है FSH। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है हार्मोन, और ये कुछ इसकी वजह से, ठीक है ना, सर्टोली सेल में कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं, और वो फैक्टर्स हेल्प करते हैं स्पर्मेटिड को स्पर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है ना, तो सर्टोली सेल से सिक्रीशन होगा FSH हार्मोन के कारण, ठीक है ना, और ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद स्पर्मिएशन क्या होता है? तो द प्रोसेस विच रिलीज द स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से या सर्टोली सेल से बाहर निकलेंगे स्पर्म्स, ठीक है ना, रिलीज हो जाएंगे। तो रिलीज ऑफ स्पर्म्स क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा हो चुका है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है।